हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें एक नहीं, दो नहीं, 4-5 प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिस सीक्वेंस में हमारे पास में चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम से हम चीज़ को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने लिखी हुई है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक डेरिवेशन है, स्थिर वैद्युतिकी में एक डेरिवेशन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र किस तरह से प्राप्त किया जाता है। देखें हम इसका डेरिवेशन। तो हमने ये विद्युत द्विध्रुव लिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, दोनों के बीच की जो दूरी है उसको 2a मान लिया। निरक्ष का मतलब हुआ इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली ये लंबवत रेखा, ये जो लंबवत रेखा है इसको हमने कहा निरक्ष। अब निरक्ष पर मान लो P पॉइंट है, ये P पॉइंट जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि इसको हम दोनों से मिला दें। मतलब इस पॉइंट को हम इन दोनों आवेशों से मिला दें इस तरीके से। ठीक, अब ये वाली जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये कितना है? ये है a और ये वाला भी है a। P पॉइंट की जो दूरी है वो हमने r मान ली। तो पाइथागोरस से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट मतलब 1/2। और इसी तरह से ये वाली दूरी भी आ जाएगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि पहले दोनों आवेशों की वजह से हम P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा लें, फिर उनका परिमाण लिख लें और फिर उसके बाद में रिजल्ट निकाल लें। 3 स्टेप में हम काम कर सकते हैं। तो प्लस क्यू की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस दिशा में आएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा हम कैसे निर्धारित करते हैं कि किसी भी बिंदु पर पॉजिटिव मतलब धनावेश मान लो, उस पर जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस दिशा में बल लगेगा, उस दिशा में विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो प्लस क्यू की वजह से आ गया इधर की तरफ और माइनस क्यू की वजह से आ गया इधर की तरफ, ये आ गया E2। ठीक, अब ये वाला जो एंगल है वो थीटा माना, तो ये एंगल भी हमने थीटा कह दिया। अब हमने E1 और E2 का मैग्नीट्यूड लिखा, मतलब इनका परिमाण लिखा, जिसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। एक बिंदु आवेश की वजह से R दूरी पर जो हम विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, इस फॉर्मूले से हम अगर ध्यान से देखें तो E1 और E2 दोनों का परिमाण बराबर आएगा। कितना लिखेंगे? KQ अपॉन दूरी हो गई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर में हाफ और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में ये सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? ये आ गया KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर हाफ का स्क्वायर मतलब पावर 1 बन गई। अब एक छोटी सी बात और कि यहाँ अगर मैं P पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दूँ जो डाइपोल के एक्सिस मतलब उसके अक्ष के समांतर है, इसके पैरेलल है, तो हम ये वाला थीटा बोल देंगे क्योंकि ये थीटा है, और ये वाला भी हम थीटा बोल देंगे क्योंकि ये थीटा है। ठीक, अब ये जो E1 और E2 की कहानी है, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखाया जिससे आसानी से बात समझ में आ सके। इधर E1, इधर E2, यहाँ से एक लाइन, ये थीटा है, ये भी थीटा है। मैंने E1 और E2 के कंपोनेंट ले लिए, घटक ले लिए। तो E1 का इधर की तरफ आ गया E1 cos थीटा और इधर की तरफ आ गया है E1 sin थीटा। ऐसे E2 की अगर बात करें तो इधर की तरफ आ गया है E2 cos थीटा और इधर की तरफ आ गया है E2 sin थीटा। ठीक, कंपोनेंट लेने के बाद मतलब घटक लेने के बाद केवल घटक पर ध्यान लगाएं। अब हमने कहा E1 और E2 बराबर है, इसका मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी बराबर होंगे। बराबर है और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। बराबर तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा भी हैं,
लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो हम परिणामी विद्युत क्षेत्र मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है दोनों। राइट साइड में मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मिल जाएगा E इक्वल्स टू E1 कितना हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, साथ में cos थीटा, और प्लस में जब हम E2 cos थीटा की बात करेंगे तो उसमें भी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। इसका मतलब E इक्वल्स टू 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा आया। ठीक, cos थीटा हम दोनों में से किसी भी एक ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला ले लिया तो ये थीटा है, ये A है, ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट मतलब हाफ है, तो cos थीटा हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या मिला हमको? इसको सॉल्व करेंगे तो 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा को लिख दिया A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर में हाफ। ठीक चल रहा है। तो E इक्वल्स टू KQ2A ऐसे लिख लिया, और अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपने पढ़ा होगा डाइपोल के केस में, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण P। तो E हमारे पास में कितना आ गया? ये आ गया KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और पावर में 3/2। इसमें दोस्तों अगर A की वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत कम ली जाए, R की तुलना में अगर बहुत कम ली जाए, तो हम A स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। A स्क्वायर को अगर नेगलेक्ट करेंगे तो E इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर पावर में 3/2, और ये मिल जाएगा KP अपॉन RQ। ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मतलब विद्युत क्षेत्र का परिमाण। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हमने E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा किया था, दोनों इधर की डायरेक्शन में थे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो हमारा इस डायरेक्शन में, इस दिशा में आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम निरक्षपर विद्युत क्षेत्र के लिए डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इंपोर्ट करता हूं मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या कहती है? चित्र बना करके एक समान आवेशित कुचालक अनंत विस्तार की प्लेट के कारण इसके नज़दीक किसी बिंदु पर स्थित किसी ई का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ई और आर के बीच में ग्राफ बनाइए। ये अगर हम याद करने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में से एक है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों में से एक है अनंत विस्तार की पट्टी। अनंत विस्तार की पट्टी का अगर हम केस लें तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। फिगर को समझने की कोशिश करेंगे हम। ये हमने एक पट्टी ले ली, किस तरह से रखी हुई है कि मान लो ये x है, ये y है और इनके लंबवत ये z है। तो हमारी जो प्लेट या पट्टी है ये yz प्लेन में, yz तल में रखी हुई है, मतलब स्क्रीन के लंबवत रखी हुई है। अब इस पर आवेश का वितरण है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म तरीके से, और हमने पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान ली है। हमको इसकी वजह से मान लो यहाँ किसी P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमने ये गॉसियन सरफेस, गॉसीय पृष्ठ बनाया कुछ इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये इस तरह से हमने बनाया और ये डॉट 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 डॉट। अब ये एक्चुअल में किस तरह से, पहली बात तो कि ये जो हमने बनाया है
ये हमारा गॉसियन सरफेस है, गाउसीय पृष्ठ। ये बेलनाकार हमने लिया, सिलेंड्रिकल, आधा सिलेंडर राइट साइड में और आधा सिलेंडर लेफ्ट साइड में। हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो प्लेट या पट्टी है ये हमारे इस सिलेंडर को लंबवत रूप से परपेंडिकुलर फॉर्म में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, आधा पार्ट राइट में आधा पार्ट लेफ्ट में। अब गॉस थ्योरम से अगर हम बात करें तो एक क्लोज सरफेस मतलब बंद पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या परिबद्ध आवेश। अब क्यू एनक्लोज्ड, क्यू इन, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, कुल मिलाकर के ये अंदर वाला आवेश है। ठीक है, इसका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करने की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा ई और डी एस के बीच का एंगल है। अब इस बात पर सबसे ज़्यादा गौर करना पड़ेगा कि अगर मैं इस वृत्तीय सतह मतलब सर्कुलर सरफेस के लिए अगर बात करूं और इस पर कोई एलिमेंट या अल्पांश लूं तो उसके लिए ई वेक्टर इधर की तरफ आएगा। चेक कर लो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पूरे की वजह से इधर की तरफ आएगा। और जो डी एस आएगा वो हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए तो ई और डी एस सेम डायरेक्शन में आ गए। ऐसे ही इधर की वृत्तीय सतह पर अगर हम बात करेंगे तो ई इधर की तरफ आ जाएगा और डी एस इधर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर भी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं कोई अल्पांश इस वक्रीय सतह पर लूँ, कर्व्ड सरफेस पर लूँ, तो उसके लिए ई तो इधर की तरफ और जो डी एस आएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर, सतह के लंबवत बाहर की तरफ, मतलब इधर की तरफ, तो 90 डिग्री। सोचने वाला पॉइंट ये आया कि कहीं हमें ई और डी एस के बीच का एंगल 0 मिला है और कहीं पर हमको 90 डिग्री मिला है। तो हम इस इंटीग्रेशन को कैसे करें? तो इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का हमने एक तरीका बनाया। क्या कि इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए मतलब बंद पृष्ठ के लिए ई डी एस कॉस थीटा, हम तीनों सरफेस के लिए अलग अलग कर लेते हैं। मान लो ये जो वृत्ति है यह सर्कुलर है, इसको हमने मान लिया S1, इधर वाले को मान लिया S2 और इसको मान लिया S3। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डी एस। S1 के लिए अगर बात करूँ तो कोस 0 डिग्री, ये हो गई S1 के लिए, देख लो ध्यान से। S2 के लिए अगर बात करूँगा तो वहाँ पर भी 0 डिग्री आएगा, तो मैं लिखूँगा ई डी एस कोस 0 डिग्री, ये S2 के लिए। और S3 के लिए अगर मैं बात करूँगा तो इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 90 डिग्री और ये आ गया S3 के लिए। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करें तो कोस 90 होने की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, ये तो हुई बात खत्म। अच्छा, ये दोनों एक जैसे बन जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ई डी एस S1 के लिए और इंटीग्रेशन ई डी एस S2 के लिए। ई को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन डी एस S1 के लिए, ई को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन डी एस S2 के लिए इक्वल्स टू ई। अब S1 के लिए डी एस का इंटीग्रेशन, इसका मतलब S1 का एरिया या क्षेत्रफल ए मान लो, S मान लो, कुछ मान लो, प्लस में ई। ऐसे ही इंटीग्रेशन अब S2 के लिए, तो S1 और S2 दोनों का एरिया सेम ही तो है, तो ये आ गया ई ए, ये आ गया हमारे पास में 2EA। बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है सर यहाँ तक। अब इसके राइट हैंड साइड पर अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखनी है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू। क्यू एनक्लोज्ड का मतलब है कि जो भी हमने गॉसियन सरफेस या गाउसीय पृष्ठ लिया उसके अंदर कितना आवेश है। तो ज़रा ध्यान से देखना कि इधर से अगर मैं इस बेलन के अंदर झांक करके देखूं, इस सिलेंडर के अंदर मैं देखूं, तो शायद मुझे इस सर्किल के अंदर का जो चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर नज़र आएगा और पीछे की सरफेस पर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये अचालक है, मतलब नॉन कंडक्टिंग है, तो केवल एक साइड में ही चार्ज है। एक साइड में चार्ज है तो सिलेंडर के या बेलन के अंदर कितना चार्ज हमको दिखाई देगा, जितना इस सर्कल के अंदर। अच्छा, इस सर्कल का एरिया है ए, क्षेत्रफल ए। हमने कहा एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश है, जिसको हमने कहा पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो सिग्मा है।
तो ए के अंदर कितना आएगा, क्या सिग्मा ए आएगा? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा, तो ए क्षेत्रफल में कितना, सिग्मा ए, और अपॉन में आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब LHS और RHS को हम कर दें इक्वल, तो हम लिखेंगे 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मर गया तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र आ गया। इसी तरह से चालक प्लेट के लिए बात कर सकते थे। चालक के लिए अगर हम बात करते तो दोनों सरफेसेस पर, मतलब दोनों सतह पर हम चार्ज या आवेश बताते, तो उस कंडीशन में सिग्मा ए की जगह यहाँ पर हो जाता 2 सिग्मा ए, बस इतना सा अंतर आता, और फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता हमारे पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका अगर मैं आर के साथ में ग्राफ बनाऊंगा तो ई का जो ये फॉर्मूला हमारे पास आया उसमें आर तो है ही नहीं, इसका मतलब आर पर तो डिपेंड ही नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आसपास के सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी, मतलब विद्युत क्षेत्र एक समान आएगा, तो आर पर ई डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, आर से उसका कोई लिंक नहीं होगा। ये स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से, और ये आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और जो भी आपके कमेंट्स हो, जो भी आपके फीडबैक हो, वो फीडबैक आपको ज़रूर देना है। बीच में एक बात और बोल दूँ कि चैनल अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंपोर्ट करते हैं, ये तीसरी प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या कह रही है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर निम्न के मान ज्ञात कीजिए। बलागुण कितना आएगा, कार्य कितना आएगा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी। ठीक है, तो इस केस को भी देखें हम। एक समान विद्युत क्षेत्र या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और हमने एक द्विध्रुव को इसमें रखा हुआ है, मान लो ऐसे, ये माइनस, ये प्लस है ना, और ये हमने एंगल मान लिया थीटा ई के साथ। ये हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया 2a। अब हमें इस पर बल आघूर्ण मतलब टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो पहले फोर्स की बात करें। फोर्स की बात करें तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, मतलब धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कितना, QE, और जो ऋणावेश है, नेगेटिव है, उस पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना, वो भी QE। दोनों इक्वल हैं, अपोजिट है, तो नेट फोर्स तो आ गया 0, परिणामी बल हो गया 0। अब टो के लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? टो मतलब बल आघूर्ण। फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, पहले उस चीज को समझ लो। अगर दो फोर्सेस इक्वल हों, जैसे ये दो बलों के परिमाण अगर बराबर हो और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब विपरीत दिशा में हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो मैं लिखने वाला हूं। फॉर्मूला कहता है कि कोई सा भी एक फोर्स लिखो क्योंकि दोनों इक्वल है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन से क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। क्रिया रेखा लंबवत दूरी क्या मतलब हुआ? जिस लाइन के अलोंग हमारा फोर्स लगता है उसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, क्रिया रेखा कहते हैं। तो हमारा ये ऊपर वाला जो QE है ये इस लाइन के अलोंग लग रहा है, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। नीचे वाला जो है वो इस लाइन के अलोंग लग रहा है, इस क्रिया रेखा के लिए। तो ये हो गई दोनों की क्रिया रेखा, मतलब लाइन ऑफ एक्शन। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, मतलब दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन। हमने मान लिया कि ये है, मान लो D। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि टो इक्वल्स टू कोई सा एक फोर्स लिखो और लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्रिया रेखा के मध्य की जो लंबवत दूरी है उससे मल्टीप्लाई करो, तो D से मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो हमारा समकोण त्रिभुज बना, देखना ध्यान से, उसमें ये 2a है,
ये d है और ये थीटा है, तो यहाँ से d/2a इक्वल्स टू साइन थीटा है। इसका मतलब d इक्वल्स टू 2a साइन थीटा है। तो यहाँ आ जाओ, टो इक्वल्स टू क्यू ई इंटू ये आ जाएगा 2a साइन थीटा, तो टो इक्वल्स टू क्यू 2a ई साइन थीटा। फिर वही बात कि ये क्या है P, तो टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास में टॉर्क या बलागुण। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, टो वेक्टर इक्वल्स टू P क्रॉस ई। यहाँ तक की बात क्लियर? ये हो गया हमारा टॉर्क। फिर उसके बाद में किया गया कार्य वर्क डन का मतलब क्या हुआ कि ध्यान से अगर हम इस फिगर में देखें तो QE और QE दोनों मिलकर के जो टॉर्क लगा रहे हैं, जो बलागुण लगा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो डाइपोल या द्विध्रुव है वो ऐसे क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में घूमना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में घुमाना चाहें तो हमको बाहर से एक टॉर्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर से टॉर्क लगाएंगे और उसकी वजह से ये घूमेगा, इसलिए बाहर से कुछ ना कुछ कार्य होगा, वर्क डन कुछ ना कुछ होगा, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो एक कॉमन सेंस वाली बात कि बाहर से हम EX का मतलब एक्सटर्नल, बाह्य बलागुण कितना, एक्सटर्नल टॉर्क कितना, कम से कम इतना तो हो। ये वाला टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो हम जो बाहर से लगाएंगे वो कम से कम इतना तो लगाना पड़ेगा, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हम लिखेंगे टो एक्सटर्नल होना चाहिए टो के बराबर एंड दैट इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। मान लो θ1 से θ2 तक घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके लिए वर्क कैलकुलेट करना है। तो थीटा के चेंज होने के साथ में टो एक्सटर्नल की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। तो पहले हम थोड़े से कोणीय विस्थापन के लिए, अल्प कोणीय विस्थापन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हम लिखते थे ना स्थानांतरीय गति में, सरल रेखीय गति में dw इक्वल्स टू FdS। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, dw इक्वल्स टू बल की जगह आ जाएगा बलागुण और ds विस्थापन की जगह आ जाएगा कोणीय विस्थापन d थीटा। ठीक है, तो ये अल्प कोणीय विस्थापन मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आ रहा है। तो हम टो एक्सटर्नल को क्या लिख देंगे, पी ई साइन थीटा और साथ में आ गया डी थीटा। अब टोटल वर्क डन अगर चाहिए तो इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक घुमाना है। तो W इक्वल्स टू पी ई को बाहर कर दिया, साइन का इंटीग्रेशन किया तो वो आ गया माइनस का कॉस थीटा, ये आ गया θ1 से θ2 तक। तो W इक्वल्स टू पी ई ब्रैकेट में हो गया माइनस का कॉस θ2, फिर माइनस लगा कर ये लिखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस का कॉस θ1। तो W इक्वल्स टू पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वर्क डन है, ये जो किया गया कार्य है, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये जो किया गया कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, परिवर्तन के मतलब हम कहेंगे UF माइनस UI। I का मतलब इनिशियल प्रारंभिक और F का मतलब अंतिम, मतलब अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। ठीक है, इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है जो JEE लेवल पर, JEE एडवांस लेवल पर जनरली दिया जाता है। यहाँ में उस एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इस चीज़ को याद रख ले कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो आती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा ज़ीरो आती है। मान लो ये θ1 है, तो θ1 अगर 90 है तो इसका मतलब UI इक्वल्स टू ज़ीरो। UI क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, मतलब जब θ1 है तो, और UF है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अंतिम स्थिति ऊर्जा, जब θ2 है तो θ1 को 90 लिया तो UI को 0 किया। अब θ2 को मान लो थीटा, तो U फाइनल को मान लो U या U थीटा। ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट करूँ
तो देखो यू एफ की जगह तो आ गया यू थीटा, यू आई की जगह आ गया 0, इक्वल्स टू क्या आ गया पी ई, ब्रैकेट में कोस थीटा 1 हो गया 90 माइनस कोस थीटा 2 हो गया थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बना, माइनस पी कोस थीटा, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि 90 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा को 0 लेना है, पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेना है। आप ऐसा भी कर सकते थे इसमें कि थीटा 2 को 90 लेते, हो सकता है ये सवाल आपके दिमाग में आए, तो फिर आप यू एफ को 0 कहते और थीटा 1 को थीटा ले लेते, तो फिर यू आई को यू थीटा कह देते, तो भी आपके पास में यू थीटा का एक्सप्रेशन वही आता, माइनस पी ई कॉस थीटा। क्लियर है? तो दोनों में से किसी भी तरह से अपन कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को इंपोर्ट करते हैं। ये कहता है कि एक लंबे और सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ का डेरिवेशन बता चुका हूँ, जिसमें एम्पियर लॉ को हमने काम में लिया था। आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में इस प्रॉब्लम का आपको पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, देखते हैं। बायो-सावर्ट के नियम से वृत्ताकार कुंडली धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, बायो-सावर्ट का नियम, बायो-सावर्ट का नियम कहता है डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इसको काम में लेना है। ये हमारे पास में एक वृत्ताकार कुंडली है। इसको भी ऐसे मान लो, ये एक्स वाई और जेड, तो ये वाई जेड तल में रखी हुई है। ये इसका अक्ष है। मान लो इसमें ऐसे आई धारा प्रवाहित हो रही है, अक्ष पर पी पॉइंट है, जो मान लो यहाँ से एक्स दूरी पर है। अब इस धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। एक अल्पांश ले लिया हमने डी एल लंबाई का, अल्पांश को पी पॉइंट से मिला दिया, दूरी को आर मान लिया, त्रिज्या को कैपिटल आर मान लिया। अल्पांश की वजह से अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को। इसको अगर आप इमेजिन करोगे कि कुंडली जो है वो स्क्रीन के तल के लंबवत है, मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो डी एल होगा, डी एल वैक्टर हम किधर लेते हैं, हमेशा धारा की दिशा में, करंट के डायरेक्शन में लेते हैं। तो करंट सर्किल में घूम रहा है, तो डीएल जो आएगा उसको अगर हम देखें धारा के हिसाब से, तो इमेजिन करके देखेंगे तो डीएल वेक्टर स्क्रीन से बाहर निकल करके हमारी तरफ आ रहा होगा। तो डीएल वेक्टर तो हो गया स्क्रीन के लंबवत बाहर की तरफ, और आर वेक्टर हो गया इधर की तरफ। तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। ये एक इम्पोर्टेंट पहली बात समझने की। तो अल्पांश की वजह से डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन में आर स्क्वायर। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे डी बी वैक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर और अपॉन में आर क्यूब। इसका वेक्टर फॉर्म या सदिश रूप वो देख सकते हैं आप, बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो डी बी वेक्टर की दिशा कैसे मिलेगी, डी बी वेक्टर मिलेगा डी एल क्रॉस आर से। अब डी एल क्रॉस आर करने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगा दो वेक्टर प्रोडक्ट का, ठीक है, सदिश गुणनफल का दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो डी एल वैक्टर हो गया स्केल के लंबवत बाहर, आर वेक्टर हो गया ऐसे स्लोप, यहाँ दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाएंगे तो डी बी इधर कहीं आएगा, मतलब यहाँ से 90 डिग्री पर। ये हमने थीटा मान लिया।
ठीक है। अच्छा, इस dB के घटक लिए जा सकते हैं, जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, तो dB का इधर की तरफ आ जाएगा dB cos थीटा और इधर की तरफ आ जाएगा dB sin थीटा। क्लियर। ऐसे ही एक अल्पांश सॉरी यहाँ लिया जाए तो उससे भी ये दूरी r होगी, ये थीटा होगा, इसका dB इधर से 90 पर आएगा, इस dB का इधर वाला हो जाएगा dB cos थीटा और इधर वाला हो जाएगा इसका भी dB sin थीटा। इस पूरी कहानी का मतलब क्या है, मतलब इसके थोड़ी सी कहानी को अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो एक dB इधर है, एक dB इधर है, ठीक है। ये हमने इस तरह से लिया तो ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो इधर की तरफ dB cos थीटा, इधर की तरफ dB sin थीटा, इधर की तरफ dB cos थीटा और इधर की तरफ dB sin थीटा। तो ये दोनों मर जाएंगे क्योंकि दोनों dB बराबर आएंगे, दोनों अल्पांशों की लंबाई बराबर, दोनों से पॉइंट की दूरी बराबर, ठीक है, थीटा एक जैसा, तो ये मर जाएंगे। तो dB sin थीटा जुड़ जाएंगे। अच्छा, ये तो बात हुई आमने सामने के दो अल्पांशों के लिए, दो एलिमेंट्स के लिए। इसी तरह से आमने सामने के एलिमेंट्स अगर हम लेते जाए तो एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, मतलब अक्ष के लंबवत ये जो घटक आ रहे हैं, ये तो आपस में कैंसिल होते जाएंगे और अक्ष के अनुदिश मतलब एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहे होंगे वो ऐड होते चले जाएंगे। तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या कह देंगे, dB sin थीटा प्लस dB sin थीटा प्लस dB sin थीटा, यही चलता रहेगा। तो हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कह देंगे dB sin थीटा का समाकलन। अब इसको हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dB की जगह आ गया μ0/4π I dl r स्क्वायर और ये साइन थीटा। अब कंफ्यूज मत होना, ये वाला थीटा अलग था, ये dl और r के बीच में एंगल था, यहाँ जो मैं थीटा लिख रहा हूँ वो ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो B इक्वल्स टू, अब चेक करें तो μ0/4π I, सारे एलिमेंट सारे अल्पांशों से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस या दूरी आएगी वो एक जैसी आएगी, मतलब r एक जैसा आएगा। और अगर आप चेक करके देखो तो सारे अल्पांशों के लिए थीटा भी एक जैसा आएगा, क्योंकि अगर आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो, इसकी कल्पना कर पा रहे हो, तो सारे अल्पांशों से जब P पॉइंट को मिलाएंगे तो शंकु जैसी आकृति बनेगी, कोन शेप बनेगी, और कोन शेप बनेगी तो सारे के सारे कोण सेम आएंगे। इसका मतलब dl के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। तो μ0/4π I/r स्क्वायर साइन थीटा इंटीग्रेशन dl। B इक्वल्स टू μ0/4π I/r स्क्वायर साइन थीटा। dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टोटल लंबाई हो गई ना कुंडली की, मतलब परिधि 2πr, पाई से पाई को अपन कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो B इक्वल्स टू μ0I r/2 स्मॉल r स्क्वायर। अच्छा, साइन थीटा अगर हम देखें ऊपर वाले ये नीचे वाले त्रिभुज से, ट्राइंगल से, तो साइन थीटा आ जाएगा r/r। तो B इक्वल्स टू μ0I r स्क्वायर अपॉन 2r³। अब ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब r इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये आ जाएगा μ0I r स्क्वायर अपॉन 2r³। इसका मतलब r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ की पावर 3, तो ये आ जाएगा 3/2। ये आ गया एक्सिस पर, मतलब अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फिलहाल में जितनी प्रॉब्लम्स सामने आई थी हमने कोशिश की है कि सारी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से आपके पास में सॉल्व करके भेज सकें, प्रॉपर सॉल्व करके भेज सकें। फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम अभी भी रह जाती है, कोई चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डाल करके भी उसको पूछ सकते हैं, और आप हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको किस तरह का लगा
आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड कीजिए, ठीक है। और प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए वीडियोज़ के थ्रू आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।